नमस्कार। आप सभी का KVS संस्कृत हिंदी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रमेश पौडेल। बचपन इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन के बारे में बताने का प्रयास किया है, साथ ही उनकी बचपन की कहानी कैसी थी, उस दौरान कैसी परिस्थितियां हुआ करती थी और उनकी रुचियां किस प्रकार की थी, साथ ही इस समय में बच्चों की रुचि और बच्चों की प्रवृत्ति कैसी है, इसके बारे में कंपेयर भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलते हैं। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहते हैं कि मैं बचपन की कहानी तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ठीक है, तो उतनी बड़ी हैं कि हमारी दादी, नानी या बुआ, मौसी की तरह भी लगती हैं, और परिवार में उनको सभी लोग जीजी कहकर बुलाते थे। जीजी का मतलब होता है दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अपने उम्र में वो सयाना बड़ा महसूस कर रही हैं, शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछले शताब्दी में वो पैदा हुई थी, इसलिए उनको लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। ठीक है, उस समय में वो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, पर अब उनका मन करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग का। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। लेखिका कहते हैं कि पिछले दशक में मैंने बहुत अलग अलग तरह की पोशाकें, कपड़ों को मैंने पहना है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते तक पहुंच चुके हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है, तो हम देखिए, धारी वाला मतलब होता है ऐसा, ठीक है, और चुन्नटों वाला मतलब होता है, आपको हम दिखा रहे हैं, चुन्नटों वाला मतलब इस तरह का। ठीक है ना। तो देखिए, आगे बताते हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस दौरान जो फ्रॉक पहना करते थे, फ्रॉक के ऊपर जेब होता था, वहाँ एक रुमाल रखा करते थे, और बाल में अलग अलग रंग का जो रिबन होता था उनका चलन था। उनको रिबन को बाल में लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। ठीक है, तो लेमन कलर का एक बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था। गर्म मतलब ठंडी में पहनने वाला, जो जिसके नीचे एक फर टंगी मतलब फर्शी बनी हुई थी। फर्शी का मतलब होता है जैसे ऐसे होता है, और यहाँ ऐसे इस टाइप का। ठीक है, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। दूसरा एक था ग्रे कलर का जिसके साथ सफ़ेद कोटी। कोटी मतलब होता है ऊपर से पहनने वाला। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। लेखिका कहते हैं कि मुझे अपने जो मोजे हैं और स्टॉकिंग भी अच्छी तरह से याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है, बचपन में उनको मोजे खुद धोने पड़ते थे, और यह उनके लिए एक नियम बन गया था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। इतवार मतलब रविवार। तो रविवार का जो सुबह का समय होता था, बच्चे बस मोजे और शूज धोने में ही लगा देते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। ठीक है, तो जब जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ा करते थे, तब उसकी पॉलिश की वजह से जूते चमकने लगते। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जूते या बूट होते थे, उनको पॉलिश करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। पर अभी ज़माना बदल गया है, और नए प्रकार के अलग अलग बहुत ही अच्छे शूज़ आ चुके हैं, जो काफ़ी आरामदेह होते हैं।
जबकि उस समय के जो पुराने शूज होते थे उनसे उनके पैरों में घाव बनने लगते, ठीक है। और छाल, जब नए जूते मिलते तब उनके जो घाव होते थे वो धीरे धीरे भरने लगते। जैसे ही पुराने होते फिर से घाव और बनाना शुरू करते थे। तो छालों का इलाज मतलब पैरों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो जब लंबे लॉन्ग टूर के लिए जब निकलते थे तब क्या होता था कि साथ में रुई रखते थे, और जैसे ही जूता पहन लिए मोजे के अंदर रुई रख लिए, ठीक है। जैसे जूता लगना मतलब जूते से घाव होना या जूते से छाले को कुछ नुकसान पहुंचाना। तो हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। उस बचपन में और इस बचपन में आज बहुत ही फर्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिवार को उन्हें क्या करना पड़ता था, एक ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती। जैसे ही शनिवार सुबह हो जाता था उसके बाद उनको याद आ जाती थी कि हमें अब ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना है, तो नाक से उसी टाइप का गंध आने लगता, ठीक है। तो छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती, ठीक है। तो जैसे छोटे शीशे में जैसे जितना हमें पीना है, खुराक जितना चाहिए उतना हमें डेली जब पी रहे हैं तो उसके निशान पड़ते थे। तो उसको जैसे ही वो देखती थी लेखिका तो उनको मितली मतलब होता है अजीब सा लगने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कहते हैं कि अगर हम शनिश्चर के दिन अगर हम कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल नहीं पीते तब भी हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। तो लेखिका उसे शनिवारी दवा कहती है, अर्थात शनिवार को ही पिया जाता था, इसलिए उसे उन्होंने शनिवारी दवा कह दिया। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, ठीक है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, कुछ घरों में उन दिनों ग्रामोफोन हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो कहते हैं कि बचपन में हम कुल्फ़ी खाया करते थे और वो आज आइसक्रीम में बदल चुका है और आप लोग आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी और समोसा जो होते थे वो पेटीज में बदल चुके हैं, है ना। और शहतूत और फालसे साथ ही खसखस जो होता था यह खाने की चीज़ें हैं, ये शरबत और कोक पेप्सी इस तरह बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। जिस प्रकार अभी कोक मिलता है उस तरह उन दिनों में लेमनेड अर्थात लेमन जूस होता है और विमटो एक जूस का नाम है वो मिला करता था, बल्कि आज नहीं मिलता। देखिए, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। जो शिमला और नई दिल्ली में रहने वाले बच्चे होते थे जो वहीं बड़े हुए हैं, वेंगर्स और डेवी को रेस्टोरेंट के जो चॉकलेट और पेस्ट्रीज होती थी बहुत ही मज़ा देने वाली होती थी, वो उन्हें पसंद करते। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए, ठीक है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका कहती हैं कि हमारा घर शिमला मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, ठीक है। छोटी सी चढ़ाई करने के बाद गिरजा मैदान में पहुंच जाते और वहां से एक उतराई उतर के थोड़ा नीचे उतरने पर मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, ठीक है। तो कन्फेक्शनरी काउंटर जहाँ पर वहाँ पर रखे हुए थे, काउंटर जहाँ खाने के सामान रखे हुए होते हैं वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही मनभावनी मतलब मन को हरने वाली होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में बस एक ही बार हम चॉकलेट खरीदते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। मैं चॉकलेट लेकर कभी खड़े होकर नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा से खा लेती, ठीक है। तो रात में जब वो घर लौट जाती थी तब साइड बोर्ड में रख देती थी और खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट जाती थी और मज़े से एकदम चाव के साथ खा लेती, ठीक है। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कमसल, ठीक है।
तो कहते हैं कि शिमला के जो काफल होते हैं, काफल मतलब एक पहाड़ों में पाए जाने वाला फल है जो मुझे बहुत याद आते हैं। वो कुछ खट्टे और मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल हुआ करते थे, तो कुछ गुलाबी। जो पकते थे वो कुछ लाल होते थे, जबकि जो थोड़ा कम पके हुए हैं वो गुलाबी रंग के दिखते थे। रसभरी और कमसल ये भी मुझे याद आते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, ठीक है। इसमें आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट को क्या करते थे, आग में भूनते थे और उसका छिलका निकाल करके मुँह में डालते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम तथा अनारदाने का जो चूर्ण है, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती है, ठीक है। बस इसमें हमें कोई चेंज बदलाव नहीं मिलता है। उस समय में चने को जोर गरम जिस प्रकार का मिलता था अभी भी वैसा ही हमें मिलता है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। पुराने कागजों के द्वारा बनाई गई यह जो पुड़िया है इसमें निरा हाथ का कमाल है, अर्थात नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, ठीक है। नीचे से तिरछी लपेटते ऊपर पर थोड़ी चौड़ी हो जाती थी, जैसे हम लोग अभी क्या खाते हैं, मूरी को डालकर हम लोग खाते हैं, उसी तरह, ठीक है। तो एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जब चना जोर गरम बेचने वाला व्यक्ति आता था तब वो क्या करता था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ऐसे वो गीत गाता था। और इन गीतों को स्कूल के बच्चे अच्छी तरह से याद कर चुके थे और वो हमेशा गाया भी करते थे। कुछ बच्चे पुड़ियाँ पर तेज मसाला बुरकवाते, ठीक है। कुछ बच्चे थे पुड़िया पर तेज मसाला डालने के लिए बोलते उसको। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, ठीक है। पूरा गिरजा मैदान जब तक हम घूमते तब तक यह पुड़िया चलती और घूमने के बाद ख़त्म भी हो जाती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। एक एक चना की जो पापड़ी थी उसको मुंह में डाल दिए और एक एक पग आगे बढ़ते रहे, एक एक कदम आगे बढ़ते रहे, ठीक है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चना की जो पापड़ी है मुंह में डालते हुए चलने में कुछ मज़ा ही अलग था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, ठीक है। तो लेखिका कहते हैं कि जब बचपन में हम थे शिमला रिज पर बहुत हमने मज़ा किया है, घोड़ों की सवारी की है हमने, और शिमला के हर एक बच्चा कभी न कभी तो घोड़े की सवारी करता ही होगा। यह वहाँ उन बच्चों को यह मौका तो मिलता ही है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, घोड़ों को हम कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे, ठीक है। मतलब उनको हम उतना अच्छा नहीं समझते थे, मजाक उड़ाते थे। तो ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो जो ननिहाल के घोड़े थे, वहाँ के घोड़े जो थे वो खूब हृष्ट और पुष्ट हुआ करते थे और खूबसूरत भी, बहुत अच्छे भी। उनकी बात हम फिर कभी करेंगे, आज नहीं। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती है। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो शाम के टाइम में रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ते, वहाँ पर सामने एक जाखू का पहाड़ था और ऊंचा एक चर्च भी। चर्च की जब घंटियां बजती तो दूर दूर तक इसकी गूंज फैल जाती और ऐसा लगता कि उस आवाज़ के द्वारा प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, ठीक है। सूर्यास्त होने को है और गुलाबी जो सुनहरी धारियाँ हैं उस सूर्य की चमक, सूर्य की किरण की वजह से जो नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, ठीक है। दूर दूर जो फैले पहाड़ थे, शाम होते होते उनका मुखड़ा मतलब उनका जो स्वरूप था धीरे धीरे छुपने लग गए, क्योंकि शाम हो गया तो धीरे धीरे वो कम दिखने लगे। और बत्तियां देखते देखते ही शाम हो गया तो बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उभरता कोलाहल, ठीक है। तो रीज एक जगह का नाम है, वहाँ की जो रौनक है वो कुछ अलग ही थी और मॉल की जो दुकानें हैं वहाँ भी चमक बढ़ने लगती है और स्कैंडल पॉइंट में भीड़ उभरता है और कोलाहल मच जाता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर और स्कैंडल पॉइंट एक शिमला की जगह का नाम है, तो जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ट्रेन का मॉडल। तो एक फ़ोटो बना हुआ था, उसमें हम ट्रेन को देख सकते थे। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन,
ठीक है। और ट्रेन की पटरियाँ, उस पर खड़ी खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन थी। और एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन था, ठीक है। लाल टीन वाला टीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था। और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी थी, ठीक है। तो ये हम मतलब ट्रेन का जो मॉडल है हम उस चित्र में देखकर ट्रेन का स्वरूप को हम जान सकते थे। तो पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, तो कभी कभी आकाश में हम हवाई जहाज भी देखते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, ठीक है। दिल्ली की तरफ जाने वाली या दिल्ली से आने वाली जो हवाई जहाज है वो जब भी आकाश में उड़ती तो हम बच्चे बाहर देखने को लिए आते, ठीक है। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हवाई जहाज ऐसा दिखता है जैसे कि एक भारी भरकम बड़ा सा एक पक्षी है, आकाश में उड़ रहा है अपने पंखों को फैलाकर। या देखो और वह गायब, जैसे ही वह हवाई जहाज दिख गया और तुरंत भाग गया। दिखता एक भारी उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, ठीक है। उसके पास में ही जहाँ पर गाड़ी का चित्र बना हुआ था, उस दुकान के सामने एक और दुकान थी। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, ठीक है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू में तो मुझे चश्मा लगाना बहुत ही अटपटा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, ठीक है। और छोटे बड़े जो लोग थे मेरे चेहरे की ओर देखते हुए, क्योंकि मैंने चश्मा पहना था, तो कहते क्या आंखों में कुछ तकलीफ है, चश्मा पहनी हो। तो इस उम्र में ऐनक, ये छोटी उम्र में भी ऐनक मतलब चश्मा। तो दूध पिया करो और आंखों की रोशनी आएगी दूध पीने से, इसलिए लोग कहते थे कि दूध पिया करो, कमज़ोर हो गई हो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, है ना। डॉक्टर ने जो कहा था कि कुछ देर पहनोगी कुछ टाइम तो ऐनक अर्थात चश्मा उतर जाएगी, मैं एक कहती थी लोगों से। तो वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। कहती हैं कि डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि चश्मा उतर जाएगा कुछ समय बाद, पर अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, कुछ नंबर तो कम हुए पर उतरा नहीं। मैं अपने आप इसके जिम्मेवार हूँ, इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। कह रही हैं अगर आप दिन में नहीं पढ़ेंगे, दिन में काम नहीं करेंगे और रात में टेबल लैंप के सामने अगर काम करती हैं तो आपके आँख कमज़ोर हो ही जाएंगे। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, ठीक है। चचेरा जो भाई था उसने मुझे पहली बार जब चश्मा लगाया तो बहुत छेड़ा था। उसने बोला आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। तो चचेरे भाई ने कहा था कि आंखें पर चश्मा तो लगाया, क्यों लगाया, ताकि सूझे दूर की, सूझे मतलब दिखे तो दूर का दिख जाए, इसलिए आंख में चश्मा तो लगा लिया। पर लड़की मतलब लेखिका को कह रहा है कि लड़की को यह तो मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की, ऐसा लग रहा है कि तेरी सूरत, तेरा जो स्वरूप है वो लंगूर की तरह बन चुका है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा न लगा, ठीक है। तो कहती है कि खीजी मतलब मैं नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई कि मुझे सब लोग ऐसा ही क्यों कह रहे हैं, पर मुझे यह शोर बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे पहनना मजबूरी थी मेरी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, ठीक है। तो कहती हैं कि जब चचेरा भाई वहाँ से निकल जाते हैं चाय पीने के बाद तो कमरे में जाते और आईने के सामने खड़ी होकर कई बार उतारती है फिर पहनती, उतारती फिर पहनती, क्योंकि उसने बोला था ना कि लंगूर बन गई है इसलिए। तो सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, तो कन्फ्यूज़ हो रही हैं। कभी कह रहे हैं कि हाँ मैं लंगूर जैसी दिख रही हूँ, तो कभी कि नहीं, सब लोग ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ा किया भी। छोटे भाई का जो टोपा था, हिमाचली टोपा होता है, उसको उठा करके सर पर हमने रख दिया, तो ऐसा लगा कि कुछ अजीब है और अच्छा भी लगा और मज़ा किया भी, है ना। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। वो तब की बात थी जब लोग मज़ा किया करते थे, मुझे मजाक उड़ाया करते थे। तो अब तो चेहरे के साथ मेरा चश्मा घुल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब कभी मैं इस चश्मे को उतार देती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर कुछ खाली खाली, अर्थात कुछ ना कुछ तो कमी है। तो याद आ गया वो टोपा,
जो भाई का जो टोपा था जिसको मैंने पहना था वह मुझे याद आ गया। काली फ्रेम का चश्मा, और चश्मा कैसा था? काली फ्रेम वाला। और लंगूर की सूरत भी उसे याद आ जाती है, क्योंकि वो बचपन की बात अभी याद करती है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। और अभी की बात वो कह रही हैं कि शिमला में मैं इन दिनों टोपी लगाना बहुत ही पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कई रंग हैं जो मैंने जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, दुपट्टों को ओढ़ते हुए ये सहज सहल मतलब बहुत ही अच्छे लगने वाली हिमाचली जो टोपियाँ, इसको मुझे पहनना बहुत ही पसंद है। तो इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपने बचपन के बारे में बताया, साथ ही आजकल के जो बचपन है अर्थात आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन किस प्रकार फ़र्क है, इसके बारे में उन्होंने बताने का कोशिश किया है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। साथ ही आपको अगला वीडियो टाइम से मिल सके इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।